हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्कीमा रिफाइनमेंट के बारे में, जिसको हम प्यार से नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। सो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? तो डिफाइन से जाने से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास कोई रिलेशन है, रिलेशन का मतलब कोई भी आपके पास टेबल अगर मैं आपको दे दूं और मैं बोल दूं क्या ये नॉर्मलाइज है या नहीं, तो आपको सिर्फ दो तीन चीजें इसमें देखनी पड़ेगी कि क्या इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज तो नहीं है। अगर उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है तो वो क्या कह सकते हो, वो टेबल जो है नॉर्मलाइज है। तो वही डिफाइन में भी लिखा है, नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस, एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रिड्यूस रिड्यूसिंग या एलिमिनेटिंग द रिडंडेंसी प्रेजेंट इन द रिलेशन टेबल। मतलब कि हमारे पास जो टेबल है, हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है, उसमें से अगर हम रिडंडेंसी को रिमूव कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन, मतलब डुप्लीकेसी को अगर हम अपने टेबल से हटा दें तो वो क्या हो जाएगी, हमारी जो रिलेशन है, रिलेशन टेबल जो है हमारी, वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। ओके, सो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, वन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, BCNF, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। इस वीडियो में नहीं, आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। रिडंडेंसी इन अ रिलेशन, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा और ब्रॉडली हम समझते हैं। रिडंडेंसी होती ही क्या है, मतलब डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन होती है, मतलब दिखती कैसे है वे देखते हैं। इफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन अ सिंगल रिलेशन टेबल देन रिडंडेंसी इज पॉसिबल। अगर इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन रिलेशन टेबल में आ जाए, ठीक है, अगर कोई इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन रिलेशन टेबल मतलब एक कोई इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन एक सिंगल रिलेशन में आ जाती है, मतलब कि दो इंडिपेंडेंट टेबल्स हैं, है ना, मैंने उनको क्या कर दिया, एक साथ एक टेबल बना दिया, तो ये दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन थी एक साथ आ गई, तो ये एक दूसरे पर तो थोड़ी डिपेंड करेंगी। तो वही चीज है, मतलब कि मान लो यहाँ पर ये दो टेबल्स आप अलग अलग मान लो उनको, एक यहाँ से यहाँ तक SID और S नेम अलग मान लो स्टूडेंट का नाम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कोर्स ID और कोर्स नेम अलग मान लो। ये मान लो दो अलग अलग टेबल्स थी, ठीक है, हमने इन दोनों को जोड़ दिया और एक टेबल बना दी एनरोलमेंट नाम से। तो अगर मैं बोलूँ आपसे CID जो है ये हमारी सी नेम के साथ क्या होगी, कंपेटेबल होगी, मतलब CID से हम सी नेम का पता लगा सकते हैं। ऐसे ही मैं SID से S नेम का पता लगा सकता हूँ, स्टूडेंट के नाम का पता लगा सकता हूँ। लेकिन जब मैंने इन दोनों अलग अलग टेबल्स को एक टेबल में जोड़ दिया, तब यही हमारे कहने का मतलब है कि दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन को इफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन अ सिंगल रिलेशन, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम सेम रिलेशन में रख देते हैं, रिलेशन टेबल बना देते हैं, तो रिडंडेंसी उसकी वजह से आ जाती है। क्योंकि SID की मदद से मैं कोर्स ID और S नेम को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो इससे रिलेट नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो वो चीज़ है कहने का। जैसे यहाँ पर एनरोलमेंट नाम की टेबल आपको यहाँ पर दे रखी है, जिसमें यहाँ पर डिटेल्स भी आप देख सकते हो, ये सब दे रखी है यहाँ पर। और ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्स इन कॉलेज, ये क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्स इन कॉलेज, कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर लेट कर लिया है कि CID से आप सी नेम का पता लगा सकते हो, होल्ड विद रिस्पेक्ट टू कोर्स ID, मतलब कि आप CID की मदद से आप कोर्स का नाम पता लगा सकते हो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ऐसे ही दूसरी टेबल जो इंडिपेंडेंट है, ये दूसरी जो टेबल है जिसमें ये वाली टेबल जो है हमारी, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टूडेंट इन अ कॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट है हमारे कॉलेज में उनकी है, जिसमें कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड करती है, SID से आप S नेम का पता लगा सकते हो। ठीक है, इट इज होल्ड, ठीक है, कंसीडर द फंक्शन FD सेट F, मतलब फंक्शन डिपेंडेंसी सेट F विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन एनरोलमेंट इज, ये अच्छा, ये तो ऊपर का ही लिखा है, ये मतलब ये दो फंक्शन डिपेंडेंसीज होल्ड करती हैं, ये यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पर रिडंडेंसी कहाँ आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर इतने बार A ये सब रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या ये रिडंडेंट है या नहीं है? अगर मैं इन दो A की बात करूं, ये हमारे रिडंडेंट नहीं है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, इट इज नॉट रिडंडेंसी, इट इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्यों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि आप खुद देखो ना कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी में बच्चों का नाम सेम हो सकता है? हाँ, बच्चों के नाम तो सेम होते ही हैं। तो अगर मान लो कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए है, वैसे ही तो कोई दूसरा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसका नाम ए हो, तो हाँ, तो ये रिडंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, रिडंडेंसी होती क्या है वो हमें जानना जरूरी है। रिडंडेंसी होगी क्या, रिडंडेंसी आप देख सकते हो, ये रिडंडेंसी है। क्या रिडंडेंसी इसमें, कि वही सेम स्टूडेंट है S1
वही वही सेम स्टूडेंट वही नाम का, उसने 2 अलग-अलग कोर्सेज़ में अपना क्या कर रखा है, वो रजिस्टर कर रखा है। लेकिन उसका इसलिए नाम क्या हो गया, 2-2 बार रिपीट यहाँ पर, मतलब एक बार और एक्स्ट्रा रिपीट हो गया। ये रिडंडेंसी है। ऐसे ही ये रिडंडेंसी है। ये क्या है, एक ही बच्चा है, उसने 2 अलग-अलग कोर्सेज़ में एनरोल कर रखा है, तो उसका नाम यहाँ पर रिपीट हो रहा है। वैसे ही ये रिडंडेंसी है। ये देखो, ये रिडंडेंसी क्या है, डीबीएमएस इतने बार आ चुका है, डीबीएमएस, डीबीएमएस, डीबीएमएस इतने बार, ये रिडंडेंसी है। ठीक है? ये क्या है हमारी, ये रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको नहीं होना चाहिए था। ये हमारी रिडंडेंसी है, जो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। ये रखा है, इट इज़ अ रिडंडेंसी। तो इनको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट की है वो है एस आई डी और सी आई डी ऑफ एनरोलमेंट टेबल। कैंडिडेट की क्या होगी, ये, क्योंकि इससे मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, इससे मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। ये सब हमने फंक्शन डिपेंडेंसी जब हमने वो पीछे कर रहे थे वो सब में समझ चुका है। लेकिन थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर जब होगी, जब हम थोड़ा सा आगे और जाएंगे। सो प्रॉब्लम आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है और कौन सी चीज़ रिडंडेंट नहीं है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पर देखा था कि ये ए जो है ये सेम नाम है, लेकिन अलग अलग स्टूडेंट की बात हो रही है, इसलिए ये रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। रिडंडेंट कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पर मैंने सर्कल्स में, क्लाउड में कर रखा है ये चीज़। ओके, सो अब पढ़ते हैं प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी है तो चलो रहने दो ना, हमें क्या जा रहा है, कितनी भी इंफॉर्मेशन भरी हो, हमें जो रिट्रीव करना है तो वो मिल जाए, तो हमें क्या दिक्कत है। तो हमें दिक्कत आती है तभी तो हमें परेशानी हो रही है, तभी तो हम इसको क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, सो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं रिडंडेंसी की वजह से, वो अब जानते हैं। इफ रिडंडेंसी इज प्रेजेंट इन द डेटाबेस, देन वेरियस प्रॉब्लम्स आर पॉसिबल। अगर रिडंडेंसी प्रेजेंट होगी हमारे डेटाबेस में तो वेरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस। क्या पहली प्रॉब्लम तो यही है कि हमें बहुत सारी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अब इतनी सारी डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन होती जाएंगी तो हमें क्या है, स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, स्पेस से ज़्यादा हम टाइम को कीमत देते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करो तो हम क्या करते हैं, स्पेस से ज़्यादा हम टाइम की कीमत करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो। एग्जीक्यूशन टाइम उसका क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। टाइम उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करने में कम लगना चाहिए। तो स्पेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है, सीरियस प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इंसर्शन अनोमली हो रही थी। अनोमली का मतलब होता है प्रॉब्लम। डिलीशन प्रॉब्लम हो रही थी। अपडेशन अनोमली हो रही थी। आपसे प्रॉब्लम की जगह अनोमली यूज करना। ओके, ये है इंसर्शन अनोमली। मतलब प्रॉब्लम हो क्या रही थी, आप थोड़ा सा और बताओ क्या होता है इंसर्शन अनोमली में, क्या हो रहा था। मतलब डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन है तो इंसर्ट करने में क्या जा रहा है हमारा। तो देखो इसमें क्या आ रही थी प्रॉब्लम। तो इतना तो आपको पता है, सी आई डी और एस आई डी यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, कंसीडर द फंक्शन डिपेंडेंसी सेट एफ विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन एनरोलमेंट, जिसमें हमें क्या है, ये फंक्शन डिपेंडेंसी दो दे रखे हैं जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर रखा है। ये सब हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये नल, मतलब कि अगर मान लो इंसर्ट करना हो, मतलब मान लो आपका कॉलेज था, तो आपको क्या करना पड़ा, आपने एक नया कोर्स निकाला। अभी तक तो कोर्सेज क्या थे आपके पास, ओएस था, डीबीएमएस था, ठीक है, और ओएस था। तो ये दो दो बार ओएस कहाँ से आ गया, ये भी कोई कोई बच्चे सोच रहे हो कि C1 कोर्स आईडी ओएस के लिए है तो C3 कोर्स आईडी ओएस के लिए क्यों है। ओएस दो, इसमें भी डुप्लीकेसी, कोर्स में भी डुप्लीकेसी हो सकती है। मान लो कोई एक दूसरे का ओएस हो, मान लो जैसे कि आईटी ब्रांच का ओएस हो, ठीक है, तो अलग कोर्स का कोई ओएस सब्जेक्ट हो, इसके लिए हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है कोर्स इसमें भी डुप्लीकेसी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर मान लो, हाँ, हम कहाँ थे कि आपका कोई यूनिवर्सिटी है या फिर यूनिवर्सिटी है, उसको एक नया कोर्स उसने अनाउंस किया। नया कोर्स उसने अनाउंस किया, उसका कोर्स का नाम था एआई, उसकी कोर्स आईडी थी C5। लेकिन अभी नया कोर्स अभी आया ही आया है, तो उसके लिए किसी बच्चे ने एनरोल नहीं किया है, कोई किसी बच्चे ने एनरोल नहीं किया। तो इसलिए हमें क्या है, कोई एंट्री इसमें लिखी नहीं जाएगी, और कोई एंट्री इसमें लिखी नहीं जाएगी, हम नल इसको रख नहीं सकते। नल क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हमें पता है प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ कि प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, और हमने यहाँ पर लिखा है कि CID और SID हमारी प्राइमरी की हैं। तो यहाँ पर आप नल भी नहीं लिख सकते। अगर आप यहाँ पर कोई SID लिखते हो तो यहाँ पर आपको उसका नाम लिखोगे, नाम नहीं लिखोगे तो यहाँ पर नल तो हो नहीं सकता, क्योंकि SID की प्लेस में नल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ये क्या है, प्राइमरी की है।
तो अगर आप नल नहीं लिखोगे तो किसी बच्चे का नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन बच्चे ने किसी ने एनरोल करा ही नहीं है तो क्यों नाम लिखेंगे इसमें? तो इस हिसाब से आप इसको क्या है, एक नया कोर्स लॉन्च ही नहीं कर सकते, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि नया कोर्स है ना? कि अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा नया कोर्स है, नया कोर्स निकाल दिया, लेकिन हम उसको दिखा नहीं सकते क्योंकि किसी बच्चे ने एनरोल नहीं करा। क्या फ़ायदा इसका? तो ये प्रॉब्लम थी इंसर्शन अनोमली कि आपने एक नया कोर्स निकाला लेकिन उसके लिए किसी बच्चे ने एनरोल नहीं किया है, इसलिए आप उसको शो नहीं कर सकते अपनी टेबल में। तो ऐसे कोर्स का फ़ायदा ही क्या, और किसी बच्चे को वो दिखेगा भी नहीं, तो ऐसे कोर्स का फ़ायदा क्या होगा फिर? तो ये चीज़ है। कैन नॉट बी नल बिकॉज़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की। नल नहीं हो सकता क्योंकि S1 एसआईडी हमारी नल नहीं हो सकती क्योंकि ये हमारे प्राइमरी की का पार्ट है। C5 AI कैन नॉट बी इंसर्टेड, और ये हम इंसर्ट नहीं कर सकते इसकी वजह से क्योंकि नल नहीं हो सकती, तो हम इसको इंसर्ट ही नहीं कर सकते कि हम किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कोर्स है। कोर्स तो हमने लॉन्च कर दिया लेकिन स्टूडेंट ने एनरोल नहीं करा तो इसलिए हमारी टेबल में शो ही नहीं हो रहा है। तो इफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द सेम टेबल, अगर इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होगी किसी सेम टेबल में, देन सम टाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इंसर्ट वन इंफॉर्मेशन विदाउट इंसर्टिंग अदर इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। तो ये पॉसिबल ना हो कि इंसर्ट करना किसी एक इंफॉर्मेशन को अदर इंफॉर्मेशन। इफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन अ सेम टेबल, अगर इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाएगी सेम टेबल में, देन समटाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इंसर्ट वन इंफॉर्मेशन विदाउट इंसर्टिंग अदर इंफॉर्मेशन। तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि एक इंफॉर्मेशन को हम इंसर्ट ना कर पाए विदाउट इंसर्टिंग दूसरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि इस केस में हमने देखा कि हम कोर्स को लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किसी बच्चे ने एनरोल नहीं कराया, और किसी बच्चे ने एनरोल नहीं कराया तो इसलिए हम किसी कोर्स को लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम इंसर्शन अनोमली में आ रही थी। जैसे कि एग्जाम्पल इन द अबव गिवन टेबल, वी कैन नॉट इंसर्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कोर्स C5 AI until some student enroll for the course because SID is a part of primary key and it cannot be set to null, इसलिए वो हम null नहीं कर सकते। इसलिए वही चीज़ लिखी जो मैंने आपको बताई कि आप नया कोर्स लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए किसी बच्चे ने एनरोल नहीं किया है, ठीक है? बिकॉज़ एसआईडी हमारी क्या नहीं हो सकती, एसआईडी हमारी क्या प्राइमरी की है और वो नल नहीं हो सकती। इसलिए आप उस नए कोर्स को लॉन्च कर ही नहीं पाओगे। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम आ गई इंसर्शन अनोमली। डिलीशन अनोमली में क्या है, बोलो डिलीशन में क्या प्रॉब्लम होगी? डिलीशन में क्या है, डिलीट कर दो, किसी कोई बच्चा नहीं है तो डिलीट करो। लेकिन यहाँ पर आप देखो, अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, अगर मैं यहाँ से पहला स्टूडेंट मान लो चले गया, तो मैंने इसको मान लो उसका जो टेबल है डिलीट करना चाहता हूँ या फिर कुछ भी रीज़न है मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको हटा दिया पूरा का पूरा, ठीक है? पूरा का पूरा मैंने इसका हटा दिया। लेकिन आप देख सकते हो इसको हटा दूँगा मैं, तो मेरे पास C1 जो कोर्स था उसका जो ओएस था, उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी मेरे पास से। मतलब कि अब किसी ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पास C1 कोर्स आईडी का जो ओएस है वो मेरे पास एक्सिस्ट करता है। C3 का तो करता है ओएस, वो तो अलग बात है, ये तो अलग कोर्स है। ये C1 वाला कोर्स क्या हो जाएगा, ये गायब ही हो जाएगा मेरे टेबल से कि भाई ये तो कोर्स लॉन्च ही नहीं हुआ है। क्योंकि एक ही बच्चे ने एनरोल कर रखा था, वो भी मैंने वो हट चले गया, वो हटा दिया मैंने, तो उसकी वजह से मेरे टेबल से वो डेटा भी जो कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी चली जाएगी, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पर। अगर मेरी यहाँ पर डीबीएमएस की चली जाए, एक स्टूडेंट चले जाए, तो भी मेरे पास दो स्टूडेंट बचेंगे जो मैं दिखा सकते हैं कि डीबीएमएस कोर्स है हमारे में। लेकिन ओएस वाला सी वन आईडी वाला ओएस चले जाए तो कोर्स ही मेरा गायब हो जाएगा। अभी भी ये प्राइमरी की है हमारी, और नॉट अलाउड डिलीट complete tuple with sid s1 equal to we lose os information। ये लिखा भी है कि हम os की इंफॉर्मेशन ही लूज कर देंगे अगर हम इसको डिलीट कर देंगे s1 वाले को तो, ठीक है? और S1 वाले स्टूडेंट को करोगे डिलीट तो डीबीएमएस वाला भी डिलीट होगा, दो दो में एनरोल कर रखा है ना इसने। लेकिन डीबीएमएस वाले पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके लिए किसी और स्टूडेंट ने भी एनरोल कर रखा है, लेकिन ओएस वाला तो चले ही जाएगा पूरा कोर्स। तो ये डिलीशन प्रॉब्लम आ रही थी कि हम अगर किसी भी बच्चे किसी एक कोर्स में किसी भी सिर्फ एक एक बच्चे ने एनरोल कर रखा है, अगर वो चले जाता है छोड़ के, तो कोई वो कोर्स ही हमारे रिलेशन से इंफॉर्मेशन हम लूज कर देंगे। So sometime it may not be possible to delete one independent information without deleting other associated information. It may result in lose of data। क्या होता है, कभी कभार होता है, ये पॉसिबल नहीं होता कि हम किसी एक इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकें विदाउट डिलीटिंग एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन, मतलब उसके जो बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट करे बिना, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ डेटा हो जाता है। मतलब कि अगर हम
इन इस बच्चे को अगर हटा रहे हैं तो हम ये कोर्स भी हटाएंगे कि अब जिसमें एनरोल था ये, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हम डेटा को लॉस कर देते हैं। फ्रॉम द अबव टेबल, if we try to delete the information of a student with SID S1, then we will have to delete the complete tuple associated with SID S1। मतलब कि कहने का मतलब क्या, अगर आप एक टपल पूरा तो जाएगा, ये एक ही टेबल तो है एनरोलमेंट नाम की, ये इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन में थी, हमने एक टेबल बना दी, तो अगर एक बच्चा छोड़ के जा रहा है तो उसका पूरा डेटा तो कट होगा, आगे तक का एक पूरा टपल कट होगा ना, तो वो चीज़ है। तो कंप्लीटली वो टपल कट होगा, बिकॉज एस आई डी कैन नॉट बी नल, क्योंकि एस आई डी हमारी नल नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि वो बच्चा छोड़ के चलेगा कि मैं अब इस एस आई डी वाले को हटा दूं, बस ये नाम और ये हटा दूं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने इंसर्शन वाले में देखा ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि हम एस आई डी हमारी क्या है, प्राइमरी की है, ये नल नहीं हो सकती। तो एज अ रिजल्ट वी विल लूज द इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स C1 एज वेल, इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्स C2 is still available SI with respect to SID S2 and S3। तो इसमें कहने का मतलब है कि कोर्स वन को तो हम कंप्लीटली लूज कर देंगे, और लेकिन वो दो कोर्सेज में एनरोल था ना, कौन से दो कोर्सेज, DBMS और इसमें था S1। S1 जो था दो कोर्सेज में एनरोल था, DBMS में भी था और OS में भी था। OS वाला तो पूरा कंप्लीटली चलाएगा, DBMS वाला कंप्लीटली नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो और स्टूडेंट है जिन्होंने DBMS में एनरोल कर रखा है, वो चीज यहाँ पे लिखी है। ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है हमारा अपडेशन अनॉमली। अपडेशन में क्या प्रॉब्लम थी, डिलीशन इंसर्शन में देखा हमने क्या, इंसर्शन में देखा कि हम कोई नया कोर्स अगर लॉन्च करते हैं तो हम इसको शो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए किसी बच्चे ने एनरोल नहीं करा है। ठीक है, तो उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा, मतलब कि हमने कोई नया कोर्स लॉन्च किया है। डिलीट क्यों नहीं कर सकते, अगर कोई बच्चा है, एक ही बच्चा है किसी एक कोर्स में, अगर वो भी चले गया छोड़ के, तो अब वो कोर्स ही हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और हम उसको इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसर्शन अनॉमली है। सिंपल सी बात है। अपडेशन अनॉमली क्या है वो देखते हैं। इफ रिडंडेंसी इज प्रेजेंट, रिडंडेंसी अगर हमारे डेटा में प्रेजेंट है, डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है, देन अपडेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल द डुप्लीकेट कॉपीज। इट मे बी अ टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन। अगर हमारे डेटा, अगर हमारे रिलेशन में, हमारे टेबल में डुप्लीकेसी है, अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, तो उन सभी डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन में मुझे वो अपडेट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम थी वो आ रही थी हमारी अपडेशन अनोमली की वजह से। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं स्कीमा रिफाइनमेंट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ये तो वैसे हमने पढ़ लिया है, डिफाइन भी लिखे यहाँ पर, उसको भी पढ़ लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग, जिसको हम splitting a relation table into smaller table sub relations such that it eliminates reduce the data redundancy and it can overcome undesirable characteristics like insertion addition and deletion anomaly। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी सब लिखना है, नोट्स पूरे हैं ये तो नॉर्मलाइजेशन में इसमें क्या है, अब नॉर्मलाइज करना है, अभी तो नॉर्मलाइज नहीं था ना, हमने अपना रिलेशन जो देखा, जो प्रॉब्लम थी वो नॉर्मलाइज कहाँ था। नॉर्मलाइजेशन में क्या है, रिडंडेंसी को रिमूव करना है। अब रिडंडेंसी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसमें क्या लिखा है, नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग या स्प्लिटिंग अ रिलेशन टेबल इनटू स्मॉलर टेबल, जिसको हम सब रिलेशंस कहेंगे। मतलब कि अब जो टेबल है उसको हम छोटे छोटे सब रिलेशंस में तोड़ देंगे। एक जो हमारी टेबल थी उसको हम छोटे छोटे सब रिलेशंस में तोड़ देंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, रिडंडेंसी रिमूव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो देखेंगे। सच दैट एलिमिनेट्स और रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी एंड इट कैन ओवरकम अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से अब अगर हम इसको क्या कर देंगे, एक पूरा जो रिलेशन है उसको छोटे छोटे सब रिलेशन में अगर हम तोड़ देंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर देगा वो हमारी रिडंडेंसी को, और कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि इंसर्शन अनोमली, अपडेशन अनोमली, डिलीशन अनोमली, ये सारी हमारी रिमूव हो जाएंगी जब हम नॉर्मलाइज कर देंगे अपने रिलेशन को। अभी नॉर्मलाइज नहीं किया, कैसे करेंगे अब देखो। देखो यहाँ पर थोड़ी धुंधली सी फोटो है, लेकिन तब भी काम चला लो इससे। ये वही चीज है, प्राइमरी की है ये। हमने क्या करा, इसको छोटे छोटे यहाँ पर सब रिलेशन में तोड़ दिया, स्टूडेंट नाम के, कोर्स नाम के और एनरोलमेंट नाम के। एज्यूम दैट द अबव रिलेशन इज डिकम्पोज इनटू फॉलोइंग सब रिलेशन। कौन सा सब रिलेशन, स्टूडेंट, कोर्स और एनरोलमेंट। तो देख सकते हो अब अनोमली जा चुकी है, कैसे जा चुकी है, कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, नाम उनका ये रहा, है ना। ये रिडंडेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने बताया था ये दो अलग अलग स्टूडेंट हैं, S1 S2, जिनका नाम सेम है। ये रिडंडेंसी नहीं है, आपको मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था। कोर्स कौन कौन से हमारे पास 3 कोर्स है।
जो कि हमने ऊपर देख के आए थे, C1 OS है, C3 का OS है और C2 का DBMS है। ये चीज़ है, ठीक है। और जो फंक्शन डिपेंडेंसी यहाँ एग्जिस्ट करती है वो करती है SID SNAME। मतलब SID से मैं SNAME पता ला सकता हूँ, CID से CNAME पता ला सकता हूँ, और ये तो एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे, जो अभी आएंगी वीडियोस इसी के ऊपर। यही पूरा टॉपिक और डिस्कशन का आगे, कि ये कैसे हमने बांटी, हमने यही रिलेशंस वाली टेबल क्यों जोड़ी, मतलब CID और CNAME ही मैंने क्यों यहाँ पर जोड़ा, SID और SNAME ही क्यों जोड़ा, SID और CID ही क्यों जोड़ा, ये सब पूरी की पूरी बातें आगे हम करेंगे। और एक तीसरा हमने डिकम्पोज किया था इसी रिलेशन को किसमें, SID और CID में। क्या है जिसमें से S1 जिसने 2 कोर्सेज के लिए जॉइन करा है, C1 C2 के लिए, S2 जिसने C2 कोर्स के लिए जॉइन करा है, और S3 ने 2 कोर्स के लिए जॉइन करा है, C2 और C3। तो ये चीज़ है, ये कैसे चीज़ आई, ये सब कैसे बने, ये सब हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।